Welcome students. Here's the last part of commercial banking in which we will discuss about the problems or challenges faced by the commercial banks as well as the recent developments in commercial banks in India. So let's discuss the first part of the presentation, that is the problems being faced by the commercial banks in India. And the first point to be discussed here is that the commercial banks have less penetration in rural areas. वैसे तो जो बैंक्स हैं वो काफ़ी एरियाज में पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ रूरल एरियाज हैं, कुछ विलेजेस ऐसे हैं जो कि अभी भी अनबैंक्ड हैं, जहां पर अभी भी बैंक्स नहीं पहुंच पाए. The second point here is the quality of assets has reduced. अब जो बैंक है जब वो आपको लोन देता है तो ऐसा लोन बैंक के लिए एक एसेट है, क्योंकि ये लोन बैंक ने रिकवर करना है आपसे. सो दिस लोन इज एन एसेट फॉर द बैंक. अब क्या है कि ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो लोन ले जाते हैं लेकिन उसको रीपे नहीं कर पाते. तो जब आप लोन रीपे नहीं कर पाएंगे तो ऐसा एसेट बैंक के लिए एनपीए बन जाता है. जिस लोन के ऊपर बैंक को पेमेंट वापस नहीं मिल पाती, रीपेमेंट नहीं हो पाती जिन लोन्स की, ऐसे लोन्स को या ऐसे एसेट्स को क्या कैटेगराइज किया जाता है? एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट. तो जो बैंक्स हैं, आप देखेंगे अगर आप नेट पे जाके कुछ फिगर्स लेके देखें तो आप देखेंगे कि पिछले कुछ सालों में जो बैंक के एनपीएस हैं वो बढ़ रहे हैं. ठीक है जी. सो दिस इज द very common problem that is faced by the commercial banks कि जो इसके एसेट्स हैं इनकी क्वालिटी जो है वो रिड्यूस होती जा रही है. नंबर ऑफ एनपीएस जो है, नंबर ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, जो कि एक प्रॉब्लम है कमर्शियल बैंक्स के लिए. द नेक्स्ट पॉइंट इज नो प्रॉपर फॉलो अप ऑफ लोन्स. अब फॉलो अप करना क्या होता है? फॉलो अप करना मीन्स देखना कि जो लोन आपने कस्टमर को दिया है क्या वो लोन प्रॉपरली यूटिलाइज हो रहा है या नहीं. एक फार्मर है, उसने लोन लिया था ट्यूबवेल इंस्टॉल करने के लिए, लेकिन ट्यूबवेल इंस्टॉल ना करते हुए जो लोन का पैसा है वो यूज कर लेता है अपनी डॉटर की मैरिज के पर्पस के लिए या फिर किसी और पर्पस के लिए. तो ऐसे में जो लोन है वो उस पर्पस के लिए यूज नहीं हो पाया जिस पर्पस के लिए लोन दिया गया था. सो दिस इज अगेन अ चैलेंज फॉर कमर्शियल बैंक कि जो बैंक्स हैं वो लोन्स का प्रॉपर फॉलो अप नहीं कर पा रहे हैं, वो नहीं देख पा रहे हैं कि जो लोन है वो उन पर्पसेस के लिए यूज हो रहा है जिन पर्पसेस के लिए दिया है या नहीं. The next challenge for the banks is intentional defaulters. Now, who is a defaulter? Defaulter means अपराधी and intentional मतलब जानबूझकर किया गया. प्लीज मेरी हैंडराइटिंग पे मत जाइए, बहुत बुरी है. सो इंटेंशनल डिफॉल्टर्स में क्या आएगा? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बैंक्स के पास लोन लेने के लिए आते हैं और इसी मकसद से आते हैं कि हम लोन ले तो लेंगे लेकिन हम पे नहीं करेंगे, या फिर ऐसे पर्पसेस के लिए लोन्स ले लेते हैं जिन पर्पस के लिए उनको यूज ही नहीं करना, या फिर नकली कंपनीज खोल के लोन्स ले लेते हैं. तो ऐसे लोन्स कभी वापस आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे. दिस इज अगेन अ चैलेंज फॉर कमर्शियल बैंक. नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्रीजिंग कंपटीशन. अब बैंक्स के लिए कंपटीशन बढ़ता जा रहा है. कैसे? देखिए, अब एक नया कंसेप्ट आ गया है पेमेंट बैंक का. फिर हमारी कंट्री में फॉरेन बैंक्स भी हैं. अगेन एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज. तो जो बैंक्स है उनका कंपटीशन इन सबके साथ है जो कि बढ़ता जा रहा है. ये अगेन एक चैलेंज है कमर्शियल बैंक्स के लिए. द नेक्स्ट पॉइंट हियर इज द प्रॉब्लम ऑफ नॉन प्रोफेशनल मैनेजमेंट. देखिए, अगर आप पब्लिक सेक्टर बैंक्स में चले जाएं तो आप खुद भी ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि वहां पे आपकी प्रॉब्लम्स की बहुत अच्छे से सुनवाई नहीं होती.
बैंक चलाना खुद में एक टाइम कंज्यूमिंग जॉब बन जाता है। बैंक्स के जो डायरेक्टर्स हैं दे आर नॉट प्रॉपरली स्किल्ड, प्रॉपर उनमें स्किल नहीं है, उनको नहीं पता बैंक को कैसे मैनेज करना है। बैंक के जो एम्प्लॉयज हैं उनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, उनको आईटी की नॉलेज नहीं है, उनको नहीं पता कि कस्टमर के साथ कैसे डील किया जाता है। सिंस यहाँ पे जो लोग बैठे हैं बैंक्स में दे आर हाईली अनस्किल्ड, so this poses a problem and challenge for the commercial banks. The next point is mergers and acquisitions. देखिए हमारी कंट्री में बहुत सारे छोटे 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 बैंक्स हैं. Now what is the need of the hour? Need of the hour is mega merger. बड़े बड़े mergers किए जाए, छोटे छोटे बैंक्स को आपस में जोड़ दिया जाए, मर्ज कर दिया जाए, ताकि उनकी जो ओवरऑल वर्थ है वो इंक्रीज हो जाए और वो फॉरेन बैंक्स के साथ compete कर सके. देखिए इस टाइम हमारा कंपटीशन ग्लोबली है, तो अगर आपको फॉरेन बैंक्स के साथ compete करना है, आपको मर्जर्स करने पड़ेंगे, एक्विजिशंस करनी पड़ेंगी, आपको बैंक्स को कंबाइन करना पड़ेगा. सो द नीड ऑफ द आवर इज टू डू मेगा मर्जर ऑफ बैंक्स. नेक्स्ट प्रॉब्लम इज लेस पेनिट्रेशन ऑफ ई बैंकिंग. ई बैंकिंग मीन्स इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, जिसमें हमारी कंप्यूटर, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, एटीएम्स, ईसीएस, ये सब आ जाता है. ठीक है जी. अब जो ई बैंकिंग है वो मोस्टली हर जगह पे पहुंच चुकी है, लेकिन अभी भी ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जैसे कि रूरल एरियाज जहाँ पे ई बैंकिंग नहीं पहुंच सकी. रूरल एरियाज के लोगों को इंटरनेट बैंकिंग, कंप्यूटर बैंकिंग, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत कम नॉलेज है, और यहाँ पे कम नॉलेज होने की वजह या कम पेनिट्रेशन की वजह है नो इंटरनेट एक्सेस. इंटरनेट की प्रॉब्लम है यहाँ पे, क्योंकि इंटरनेट का एक्सेस नहीं है, या फिर उनको कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है, या फिर वो इंग्लिश में कम्युनिकेट नहीं कर सकते, और वहाँ पे जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पे लिटरेसी रेट कम है. इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से जो बैंक्स हैं वो ई बैंकिंग को यहाँ पर पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे रूरल एरियाज में. Yet another problem that is faced by commercial banks is the political pressure. अब पॉलिटिकल प्रेशर में क्या है, जो सीनियर मैनेजर्स हैं या फिर पॉलिटिकल लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट सेक्टर बैंक्स में, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जो गवर्नमेंट है उनके उसके पास, गवर्नमेंट के पास कंट्रोल है बैंक्स की मैनेजमेंट का. सो यहाँ पे बायसनेस आ जाती है. पॉलिटिकल प्रेशर्स की वजह से बैंक्स को कभी कभी ऐसे लोन्स देने पड़ जाते हैं जो जिन लोन्स की प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं है, या फिर जो लोन्स बैंक को फर्स्ट इंस्टेंस पे लगता है कि ये लोन्स वापस नहीं आ पाएंगे, ऐसे लोन्स को भी बैंक्स को ग्रांट करना पड़ जाता है ड्यू टू दीज पॉलिटिकल प्रेशर्स, और ऐसे लोन्स की कभी वापसी नहीं होती, और अल्टीमेटली ऐसे लोन्स एनपीएस बन जाते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन जाते हैं. Yet another point is the less loans to micro and small enterprises. अब देखिए बड़ी एंटरप्राइजेस में, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल यूनिट्स में कोई भी इन्वेस्टमेंट करना पसंद करता है, लेकिन जो छोटी एंटरप्राइजेस हैं उनको लोन्स देना कोई पसंद नहीं करता. क्यों? क्योंकि जो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं ये प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं दे पाती हैं, अपने लोन्स की प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं दे पाती हैं, इसलिए माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को कमर्शियल बैंक्स लोन्स नहीं दे पाते, which is again a challenge for the commercial banks. The next point here is the problem of hacking. अब हैकिंग में क्या है, क्योंकि अब जो बैंकिंग है वो मोस्टली ऑनलाइन हो गई है, तो जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस है वहाँ पे हैकिंग की प्रॉब्लम आ जाती है. जो कार्ड्स हैं वो क्लोन हो जाते हैं, नकली कार्ड बना लेते हैं लोग, जिससे कि फ्रॉड्स बढ़ते जा रहे हैं. या फिर आप इंटरनेट बैंकिंग कर रहे हैं तो वो ट्रांजैक्शंस आपकी सिक्योर नहीं होती समटाइम्स, या फिर नकली वेबसाइट्स बना ली जाती हैं बैंक्स की. सो ऐसी जो प्रॉब्लम है हैकिंग की, इस वजह से एक एनवायरनमेंट ऑफ इनसिक्योरिटी रहता है, जो कि एक चैलेंज है कमर्शियल बैंक्स के लिए. द नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्रीजिंग बैंक रॉबरीज एंड फ्रॉड्स. एटीएम्स को लूटना, बैंक्स में गन पॉइंट पे रॉबरीज करना,
ऐसे इंसिडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, फ्रॉड्स के इंसिडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। अपने ही रिलेटिव्स को जो एम्प्लॉयज़ हैं वो लोन दे देते हैं, जो हाई लेवल पे ऑफिशियल्स बैठे हैं बैंक्स में, वो फेक कंपनीज में अपने ही रिलेटिव्स के द्वारा चलाई गई कंपनीज में लोन्स दे देते हैं, फ्रॉड्स कर रहे हैं बैठकर। सो ये जो बैंक रॉबरीज और फ्रॉड्स की प्रॉब्लम है, ये भी एक चैलेंज है कमर्शियल बैंकिंग के लिए। एंड द लास्ट पॉइंट हियर इज लॉसेस फ्रॉम रूरल ब्रांचेस। दो जो रूरल एरियाज में ब्रांचेस खोलना एक प्रायोरिटी सेक्टर में आ जाता है बैंक्स के लिए, लेकिन रूरल ब्रांचेस बैंक्स के लिए प्रॉफिटेबल नहीं रहती हैं। यहाँ से बैंक्स को इतना बिजनेस नहीं मिल पाता, लेकिन उसके बावजूद भी इनको रूरल ब्रांचेस सेटअप करनी पड़ती हैं। सो जो लॉस है रूरल ब्रांचेस से, दैट पोजेस अ चैलेंज फॉर द कमर्शियल बैंक्स. Now, let's come to the second part of the presentation, that is recent developments in commercial banking in India. Now, what comes in recent developments is पिछले कुछ टाइम में, पिछले कुछ सालों में कमर्शियल बैंकिंग ने क्या अच्छी चीज़ें देखी हैं, क्या डेवलपमेंट्स, क्या ग्रोथ देखी है कमर्शियल बैंकिंग ने, ये हम इस पार्ट में कवर करेंगे. So the first development here is the entry of private sector banks and foreign banks. आप देख रहे हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं और फॉरेन बैंक्स हैं वो इंडिया में बढ़ते जा रहे हैं. पहले सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक्स हुआ करते थे, अब प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की एंट्री लिबरलाइज कर दी गई है. फॉरेन बैंक्स बहुत सारे इंडिया में आकर अपनी ब्रांचेस खोल रहे हैं, which is a good sign, which is a good development for commercial banking. Second point here is liberalized branch expansion. जो बैंक्स हैं उन्होंने अगर अपनी ब्रांचेस खोलनी है अलग अलग स्टेट्स में या अलग अलग एरियाज में, तो ब्रांचेस को जो एक्सपैंड करने का काम है वो अब लिबरलाइज कर दिया गया है. लिबरलाइज मतलब फ्रीडम दे दी गई है. पहले आपको ब्रांच खोलनी पड़ती थी तो आपको बहुत सारी परमिशंस एंड सैंक्शंस लेने पड़ते थे. अब ये काम इजी कर दिया है सरकार ने, ब्रांच एक्सपेंशन को लिबरलाइज कर दिया है, which is a good development for commercial banks. The next point is deregulation of interest rates. जो इंटरेस्ट रेट्स हुआ करते थे, लोन्स के इंटरेस्ट रेट्स या फिर सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट रेट्स या फिर एफडीज के इंटरेस्ट रेट्स, पहले रेगुलेटेड थे. अगर हम पहले की बात करें तो ये जो रेट्स थे ये बैंक्स खुद डिसाइड नहीं कर सकते थे. ये इंटरेस्ट रेट्स आरबीआई डिसाइड करता था या फिर कोई और हायर एजेंसी डिसाइड करती थी, ये बैंक्स के हाथ में नहीं था. लेकिन पिछले कुछ टाइम में अगर हम देखें तो जो इंटरेस्ट रेट्स फिक्स करने का काम है वो सरकार ने रिस्पेक्टिव बैंक्स को दे दिया है. अब बैंक्स जो हैं वो अपने जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो खुद डिसाइड कर सकते हैं. डीरेगुलेशन हो गए हैं इंटरेस्ट रेट्स. So this is another development. Yet another development for commercial banks is the core banking facility, that is also known as CBS, core banking solution. देखिए, this is PNB और PNB के अलग अलग ब्रांचेस हैं अलग अलग स्टेट में. This is branch 1, this is 2, branch 3, branch 4, branch 5, branch 6. मान लीजिए 6 ब्रांचेस हैं PNB की. मान लीजिए आपका अकाउंट ब्रांच 1 के साथ था. अगर हम पहले की बात करें, अगर आपका अकाउंट ब्रांच 1 के साथ था तो आप ब्रांच 1 के साथ ही डील कर सकते थे. आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ या सिक्स्थ ब्रांच के पास जाकर डीलिंग्स नहीं कर सकते थे. लेकिन रिसेंट टाइम में क्या अच्छी चीज हुई है कि ये जो सब ब्रांचेस हैं ये सीबीएस के अंडर आ गई हैं, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के अंडर आ गई हैं. अब आप आपका अकाउंट चाहे ब्रांच 1 में है, लेकिन आप उसको किसी भी ब्रांच से ऑल ओवर इंडिया किसी भी ब्रांच से ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि अब जो सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम है, वो सेंट्रलाइज हो गया है. सो नाउ यू आर कस्टमर टू द बैंक एंड नॉट अ कस्टमर टू द ब्रांच. अब आप बैंक के कस्टमर हैं, ना कि ब्रांच के कस्टमर. आप अकाउंट चाहे एक ब्रांच में खुलवाइए, लेकिन आप अपने अकाउंट में ऑपरेशन किसी भी ब्रांच से कर सकते हैं. दिस इज व्हाट इज नोन एज कोर बैंकिंग फैसिलिटी. Another development here is e-banking. देखिए, e-banking के बारे में मुझे आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है.
आपको पता है ई बैंकिंग में क्या सब आता है? मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, इंटरनेट ट्रांजैक्शंस, इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, एनईएफटी, आरटीजीएस, ये सब ई बैंकिंग में आता है। और पिछले कुछ टाइम में अगर हम देखें तो जो ई बैंकिंग है वो बहुत ज्यादा वाइडली एंड फेमसली स्प्रेड हो रही है। दिस इज another good development. Deep penetration of ATM. अब देख रहे हैं कि जो ऑटोमेटिक टेलर मशीन्स हैं, एटीएम्स हैं, इनकी संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है, जिससे कि आपको ब्रांच में विजिट करने की जरूरत नहीं रही, आप अपनी ट्रांजैक्शन एटीएम से कर सकते हैं। द नेक्स्ट पार्ट हियर इज रिफॉर्म्स इन ट्रांसफर ऑफ फंड्स। देखिए, पहले आपको फंड्स ट्रांसफर करने के लिए चेक या वाउचर देना पड़ता था। अब आप घर पे बैठे बैठे इंटरनेट बैंकिंग यूज करके फंड्स ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर आप ECS, NEFT, RTGS ये मेथड्स यूज करके फंड्स ट्रांसफर कर सकते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ फंड्स ट्रांसफर हैज बिकम इजी। अंडर अदर रिफॉर्म्स वी हैव रिड्यूस्ड CRR SLR रेशो। ये जो मॉनेटरी पॉलिसी की रेशोज हैं इनको कम कर दिया गया है, जिससे कि बैंक्स के पास जो लोन्स देने की लिक्विडिटी है वो बढ़ गई है, जिससे कि इकोनॉमी में ज्यादा पैसा है, लिक्विडिटी अच्छी है। बैंक्स अब बाहर से, ओवरसीज से परचेज बोरो कर सकते हैं, फंड्स बोरो कर सकते हैं। इंटरनल चेक सिस्टम डेवलप कर लिया है बैंक ने। अगर बैंक का एक एम्प्लॉय कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है तो वो ऑटोमेटिकली दूसरे एम्प्लॉय या तीसरे एम्प्लॉय के साथ ऑटोमेटिकली चेक हो जाएगा। दिस कम्स अंडर इंटरनल चेक, जिससे कि जो फ्रॉड्स हैं कमर्शियल बैंकिंग में उसकी जो रेशो है वो कम हो जाएगी। When customer grievance redressal system, देखिए grievance means problem and redressal means solution. So कस्टमर को अगर कुछ प्रॉब्लम है, कोई तकलीफ है, तो उसकी सॉल्यूशन के लिए बैंक्स ने सिस्टम डेवलप कर दिया है, जिससे कि कस्टमर को ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। Yet another concept here is the introduction of payment banks. Payment banks का concept मैं आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। So these are some developments in commercial banking in India.